आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पौधों में जनन कैसे होता है। तो पुष्पी पौधों में जनन का जो मुख्य अंग होते हैं वो पुष्प होते हैं। ये जनन अंग कहलाते हैं पुष्प। अगर देखेंगे पुष्प में कौन कौन से भाग हैं, तो जिस पर पुष्प एक डंठल पर होता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत, पेडिकल्स। और पुष्प जिस पर स्थिर रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, थैलमस। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है, हरा वाला जो भाग पुष्प में उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसका मुख्य कार्य है यह सुरक्षा करता है पुष्प को। उसके बाद जो होते हैं रंगीन भाग होते हैं, रंगीन पत्तियां होती हैं जिनको बोलते हैं क्या, दलपुंज। इनका काम है पुष्प में परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। मकरंद उनको मकरंद इस पर होते हैं जिसके कारण कीट वगैरह इसमें आकर्षित होते हैं। उसके बाद वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग जो साइड से निकले रहते हैं बहुत सारे, ये हैं पुमंग, जो कि बने होते हैं पुंकेसर से। याद रखिएगा इसमें 2 भाग हैं। एक पतला जो डंठल वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट, तंतु। और इसका शीर्ष वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एंथर, यानी पराग कोश। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिनको पराग कण कहा जाता है, पोलन ग्रेन कहा जाता है। एक और इसका मुख्य भाग है जो पुष्पासन के से निकला रहता है एकदम सीधे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं जयांग। यह स्त्री केसर से बना होता है। और इसमें 3 भाग हैं। जो सबसे नीचे वाला भाग है, फूला हुआ भाग, ये ओवरी है, मतलब अंडाशय है। इसमें बीज का निर्माण होता है। जो पतला डंठल वाला भाग है उसको बोलते हैं स्टाइल, यानी कि वर्तिका। और ऊपरी जो भाग है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र। ये 4 मुख्य भाग हो रहे हैं पुष्प में। कौन कौन? दलपुंज, 4 भाग हैं। दलपुंज, पहला भाग हो गया आपका बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग दलपुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा जो है जयांग है। जिस पुष्प में ये चारों भाग होंगे उसको पूर्ण पुष्प कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है इनको सहायक अंग कहा जाता है, पुष्प का सहायक अंग। और ये जो दोनों हैं पुमंग और जयांग, इनको बोलते हैं आवश्यक अंग बोला जाता है, आवश्यक अंग। अब जरा देखेंगे, ये द्विलिंगी पुष्प में दोनों होते हैं, पुमंग और जयांग दोनों रहेंगे। ये जो पुष्पासन, ये जो एंथर है, परागकण जो है, इसमें परागकोश जो है, इसमें परागकण रहते हैं। और ये किसी भी माध्यम से ये अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसमें एक पतली नलिका होती है, इसके द्वारा ये चले जाते हैं कहाँ पे, अंडाशय में। और यहाँ पे इनका निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसके जो मुख्य भाग है इनको देख लेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे इनमें जो परागण की क्रिया होगी उसके बारे में। देखते हैं हम इसमें पुष्पों के बारे में। पहले कुछ पुष्प होते हैं एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर विद्यमान रहता है उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे कि खजूर है, सहतूत है, पपीता है, भांग है, ये सब क्या है, एक लिंगी है। द्विलिंगी पुष्प दूसरा टाइप है, द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जिस पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों विद्यमान रहते हैं उनको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे गुड़हल है, नारियल है, मक्का है, ये सब क्या है, द्विलिंगी में आते हैं। अब जो हम लोग को अगला पॉइंट पढ़ना है, परागण। तो पुष्प के पराग कोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। और ये 2 प्रकार से होता है, एक स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। तो स्वपरागण की का जो डिफिनेशन है, जब पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र निकलकर उसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। जब दूसरा है क्या, पर परागण, जब पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है। इसमें अंतर हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इसमें किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यह जो है सिर्फ एकलिंगी पुष्प में संभव है, क्योंकि एक
यह सिर्फ द्विलिंगी पुष्पों में संभव है, क्योंकि एक ही पुष्प में जब दोनों स्त्रीकेसर और पुंकेसर उपस्थित रहेंगे तभी ये हो सकता है स्वपरागण, जबकि परपरागण जो है एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में संभव है। एक और पॉइंट है इसमें कि इसमें नए गुण वाले पौधे विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही पुष्प के परागकण और जो बीजाणु परागकण और बीजाणु जो होते हैं एक ही पुष्प के रहते हैं स्वपरागण में। परपरागण में नए गुण वाले पौधे विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे पुष्पों पर परागकण पहुंचते हैं, जिस कारण अब रहा इसमें परागकण का जो माध्यम है ये हम लोग नेक्स्ट परागण में हम लोग देख रहे थे। परागण का मतलब कि विषय हम लोग देखे कि पराग कोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। तो ये किस साधन द्वारा पहुंचेंगे ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पराग कण जो हैं वर्तिकाग्र तक किस माध्यम से पहुंचेंगे ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कीटों द्वारा, कीट आकर पराग कोष पर बैठे, उसके बाद से उन तो ये चिपक जाते हैं, ये परागकण है, तो फिर जाके अगर ये वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कीट द्वारा जो परागण होगा उसको बोलते हैं कीट परागण, इंटोमोफिली। इस पंक्षियों द्वारा कुछ पौधों में होता है जिसको पंक्षी परागण कहा जाता है, और निथोफिली जानवरों द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं जंतु परागण, ना जोफिली जल द्वारा जो होता है जल परागण, हाइड्रोफिली, और वायु द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं वायु परागण, एलिमोफिली कहा जाता है। तो ये तो साधन हो गए। इसमें तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल सही देखेंगे, उनमें अनुकूलन देखेंगे। देखते हैं पहले कीट परागण क्या है। कीटों द्वारा है ना जो परागण होता है उसको बोलते हैं कीट परागण। जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, भृंग है, बर्रे हैं, इनके माध्यम से जो परागण की क्रिया होती है उसको कीट परागण कहा जाता है। तो इनके लिए कीट परागण किन पौधों में होगा, उन पौधों में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अनुकूलन होते हैं, ये हम लोग देखे जा रहे हैं। तो कीट परागण वाले जो पौधे होते हैं उनमें विशेष प्रकार के रंग होते हैं। इन रंगों से आकर्षित होकर कीट उन पर आते हैं, जिस कारण परागण की क्रिया होती है। लेकिन मक्खियां जो होती हैं वो मुख्यतः ऐसे पुष्पों पर जाती हैं जो न तो रंगहीन होते हैं न गंधहीन होते हैं, है ना। जैसे कि केला है, अरबी है, इस सब पर न रंग है, न रंगीन है, न गंधहीन है, इन पर मक्खियां जाती हैं जिनसे इन पर परागण होता है। लेकिन कीट परागण का जो मुख्य विशेषता है वो रंग है, उसके बाद सुगंध है। सुगंध जिन पौधों में रहता है, जिन पुष्पों में रहता है, रात रानी है, जूही है, हरसिंगार है, तो इन पर इनके सुगंध से कीट आकर्षित होते हैं। मकरंद यानी कि जो रस उसमें रहता है, इसको चूसने के लिए कीट आते हैं, जिनके कारण परागण क्रिया होती है। और एक और इसमें अनुकूलन होता है कीट परागण के लिए पुष्पों में, इनके परागकण जो होते हैं बड़े होते हैं, जिस कारण आसानी से क्या होता है परागण की क्रिया हो जाती है। कीट परागण में अगर कीट के माध्यम से पहुंच रहे हैं परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक तो कीट परागण होता है। और कीट परागण वाले पौधों का हमने विशेषता देखा अभी कि उनमें मुख्य विशेषताएं होती हैं कि वो रंगीन होती हैं, रंगों से आकर्षित होते हैं कीट, उनमें सुगंध होता है, इससे भी आकर्षित होते हैं। मकरंद यानी कि रस होता है, इसको प्राप्त करने के लिए कीट आते हैं, जिस कारण परागण की क्रिया होती है। इनके परागकण बड़े होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि वायु परागण है ना, एलिमोफिली क्या है। वायु के झोंकों द्वारा अगर पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को वायु परागण कहा जाता है। जैसे कि मक्का है, चावल है, गेहूं है, बांस है, घास, गन्ना, तार, इन सब में वायु परागण होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कई बार कि मक्के में कौन सा परागण होता है, तो वायु परागण होता है। अब इनके पुष्पों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं कि जो कि वायु परागण के लिए अनुकूलित होती हैं, ये देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा बात है कि इनमें तो ये रंगहीन और सुगंधहीन होती हैं, माने इनमें रंग और गंध का अभाव होता है, मतलब ये भड़कीले नहीं होते हैं इनके पुष्प जो होते हैं। दूसरा कि इनमें परागकण जो होते हैं छोटे एवं हल्के होते हैं, जिस कारण आसानी से ये हवा में गति कर लेते हैं। इनके वर्तिकार जो होते हैं रोएदार होते हैं, जिस कारण परागकण उसमें आगे फंस जाते हैं। परागकणों की संख्या इनमें अनंत होती है, क्योंकि वायु परागण में बहुत सारे जो परागकण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और कुछ परागकण जाके फंस जाते हैं जिससे परागण क्रिया होती है।
उन केसरों के जो तंतु होते हैं वो लंबे और मुक्त डोली होते हैं, हवा में क्या झूमते रहते हैं, है ना, जो कि ये सब जो है वायु परागण के लिए सहायक होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जल परागण है, या उसके बाद से परागण की विशेषताओं को, हानियों को पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको इसको ठीक से नोट करें, अपने कॉपी में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें और कमेंट करें पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं।